नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको शब्द शक्ति। शब्द शक्ति तो शब्द शक्ति क्या है, आइए हम जानकारी लेते हैं। आज शब्द शक्ति के विषय में पढ़ते हैं हम परिभाषा अर्थ और स्वरूप शब्द शक्ति का। तो शब्द जो है, शब्द की शक्ति असीम है। शब्द की शक्ति असीम कैसे है? क्योंकि एक शब्द जो होता है उसके कई अर्थ निकलते हैं। प्रसंग के अनुसार एक शब्द की कई अर्थ निकलते हैं। शब्द हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालते हैं। कि शब्द हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारी कल्पना को प्रभावित करता है, हमारी अनुभूति को प्रभावित करता है। तो और शब्दों का अर्थ जो है वो प्रसंग के अनुसार परिवर्तनशील भी है। प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ बदलता भी रहता है। जैसे सेंधो, एक शब्द लिया सेंधो, सेंधो का अर्थ बुरा भी होता है और सेंधो का अर्थ महंगा भी होता है। ठीक, तो इस तरह से प्रसंग के अनुसार जो है वो शब्दों का अर्थ बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तो शब्द शक्ति क्या है कहते हैं हम? तो वक्ता तथा लेखक, वक्ता तथा लेखक की अभिष्ट बोले तो इच्छित, वांछित, चाहा गया, यानी कि वक्ता या लेखक जो संदेश अपने पाठकों को या अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं, उस अर्थ को श्रोता या पाठक तक पहुंचाने की क्षमता, अथवा उस शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य है, वो शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने कि रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। और दूसरा उदाहरण लिया कि सुमित्रा की बहुकंगनी गाय है। दोनों वाक्यों के अंदर गाय शब्द आया है, लेकिन दोनों वाक्यों के अंदर गाय शब्द जो है वो अलग अर्थ देता है। वक्ता के कथन का आशय जो है वो अलग अलग प्रकट हो रहा है एक ही शब्द का। तो देखिए, हम रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, तो बिल्कुल गाय जो है वो यहाँ पे एक पशु का नाम है। यहाँ पे गाय शब्द पशु के लिए आया है। और दूसरी तरफ सुमित्रा की बहुकंगनी गाय है, यहाँ पर जो गाय शब्द है वो पशु के लिए नहीं आया। शब्द तो गाय है यहाँ भी और यहाँ भी, वहाँ पशु के लिए आया है, लेकिन यहाँ पशु के लिए नहीं आया है। तो यहाँ तो ये भोला, सीधा और सरल व्यक्ति के लिए आया है। तो इस प्रकार शब्द जो है प्रसंग के अनुसार वक्ता अथवा श्रोता के अभिष्ट अर्थ को प्रकट करने की जो सामर्थ्य है वो शब्द शक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार वक्ता या लेखक की अभिष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा शब्द शक्ति की। एक उदाहरण मैंने आपके लिए और लिया है जिसमें तीनों शब्द शक्ति आ रही है और एक शब्द जिसमें प्रयुक्त हुआ है गधा शब्द। गधा घास चल रहा है। सोहन का मित्र तो गधा है। इस देश में गधे तो घास चल रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अब किस प्रकार से गधा शब्द जो है प्रसंग के अनुकूल अपना अर्थ अलग अलग दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे गधा घास चल रहा है, तो वक्ता के कथन का आशय जो है वो ये है कि एक गधा जो चौपाया जानवर है वो खेत में घास चल रहा है। तो यहाँ पे गधा शब्द जो है वो किसके लिए आया है? पशु के लिए। यहाँ गधा शब्द जो है वो पशु के लिए आया है। और सोहन का मित्र तो गधा है। अब सोहन का मित्र गधा कैसे हो सकता है? गधा अर्थात जानवर, पशु, तो सोहन का मित्र गधा नहीं हो सकता। तो वक्ता के कथन का आशय ये है कि गधे के समान गुण उसके अंदर, अर्थात वो गधे की भांति मूर्ख और बुद्धिहीन प्राणी। तो यहाँ वक्ता के कथन का आशय गधा शब्द से ये निकलेगा कि उसका मित्र मूर्ख है, उसका मित्र बुद्धिहीन प्राणी है। फिर जो तीसरा उदाहरण लिया है मैंने कि इस देश में गधे तो घास चल रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गधे शब्द है वो अकुशल व्यक्तियों के लिए आया है। अकुशल व्यक्ति जो है, अयोग्य व्यक्ति जो है उनके लिए आया है। घास चरना अर्थात सुविधाओं का उपभोग करना, व्यवस्थाओं का उपभोग करना। और घोड़े भूखे मर रहे हैं, घोड़े यहाँ पे आया कुशल व्यक्ति के लिए। घोड़े जो है वो कुशल और सक्षम और योग्य पुरुष के लिए आया है। भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं मतलब कष्ट पा रहे हैं, सुविधाओं से वंचित है। यानी कि कहने का आशय ये है कि गधे घास चल रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। इन दोनों उपायों को मिलाया है कि इस देश में गधे घास चल रहे हैं, यहाँ तो लक्षणा हो जाएगी, और घोड़े भूखे मर रहे हैं वहाँ भी लक्षणा हो जाएगी। लेकिन पूरे वाक्य को देखा जाए तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी कि इस देश में गधे तो घास चल रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं।
अकुशल व्यक्ति जो है वो सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं और जो कुशल व्यक्ति है वो सुविधाओं से वंचित है, कष्ट पा रहे हैं, यानी कि इस देश में अव्यवस्था व्याप्त है। तो इस तरह से यहाँ पर व्यंजना शब्द हो गई। अब देखिए हम फिर से बात करते हैं कि शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है और प्रत्येक शब्द में से जो अर्थ निकलता है उस अर्थ का बोध शब्द शक्ति ही कराती है। एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं शब्द शक्ति के लिए। अब बात करते हैं हम शब्द शक्ति के प्रकार की। तो शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वाचक शब्द, लक्षण शब्द और व्यंजक शब्द। इन तीनों प्रकार के शब्दों से 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं। वाचक से वाच्यार्थ, जिसे मुख्य अर्थ भी कहते हैं, अभिधेयार्थ भी कहते हैं। लक्षण से जो अर्थ प्रकट होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं और जो व्यंजक शब्द से जो अर्थ प्रकट होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। इन तीनों अर्थों को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है वो देखें तो मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति जो है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा कहलाती है और व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति जो है वो व्यंजना कहलाती है। तो अपन बात करते हैं इन तीनों शब्द शक्तियों की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति की। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, शब्द का मुख्य अर्थ लिया जाता है। मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति जो है वो अभिधा कहलाती है। तो मुख्य अर्थ यानी कि शब्द का जो मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ यानी कि जो लोक में प्रचलित अर्थ है, जो व्यवहारिक अर्थ हम लेते हैं, जो सरल और सबसे सीधा अर्थ लेते हैं, यानी कि शब्द को सुनते ही शब्दकोश के आधार पर हम उसका जो अर्थ समझते हैं, यानी वो शब्द जिस अर्थ के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान है वो अर्थ हम बड़ी सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। एक उदाहरण लिया था हमने कि गधा घास चर रहा है, या यहाँ उदाहरण लिया है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो वाक्य को सुनते ही या पढ़ते ही हमारे मन में एक अर्थ हम ग्रहण करते हैं कि क्या अर्थ ग्रहण करते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सामान्य क्रिया हो रही है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वक्ता के कथन का जो आशय है वो ग्रहण करने में, यानी शब्द के मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो रही है, यानी कि जो लोक में प्रचलित अर्थ है उसको हम ग्रहण कर पा रहे हैं, यानी कि शब्द का मुख्य अर्थ ही लिया जा रहा है। तो मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है वो अभिधा कहलाती है। तो गधा घास चर रहा है, तो गधा घास चर रहा, वहाँ पे गधा शब्द का अर्थ जानवर से, पशु से लिया जाएगा, यानी कि शब्द का मुख्य अर्थ ग्रहण करने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। शब्द का सबसे प्रचलित, सरल, सहज, साधारण और मुख्य अर्थ ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो, वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। एक उदाहरण लिया है मैंने आपकी 2000 बोर्ड के 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। अब थोड़ी भाषा पुष्प, क्योंकि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में फूल बोलते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुष्प आया है, श्वेत आया है, वर्ण आया है, सुगंधित आया है, हम खुशबू बोलते हैं, खुशबूदार बोलते हैं। तो ऐसे शब्द आए हैं तो बच्चे कंफ्यूज होकर के उसको समझ में नहीं आता है कि भाई हमें समझ में नहीं आया कि भाई हमें समझाया गया था कि शब्द का मुख्य अर्थ लेने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती है, आसानी से मुख्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ पे अभिधा होती है। लेकिन यहाँ तो देखो ये पुष्प है, श्वेत है, वर्ण है, सुगंधित है, तो क्या पता यहाँ पर अभिधा है कि नहीं है, तो वो सीधा लिखते हैं लक्षणा शक्ति, ये अभिधा से अर्थ प्रकट नहीं होता है तो लक्षणा शक्ति होती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप अर्थ ग्रहण कीजिए। चमेली एक प्रकार का फूल है, पुष्प भी फूल को कहते हैं, श्वेत अर्थात सफेद, वर्ण अर्थात रंग, सुगंधित खुशबूदार, फूल है, पुष्प है, फूल है, यानी कि बिल्कुल वक्ता के कथन का मुख्य अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि चमेली का जो फूल है वो सफेद रंग का सुगंधित फूल है। तो इस तरह से यहाँ शब्द का मुख्य अर्थ ग्रहण करने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है कि चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का एक सुगंधित पुष्प है तो यहाँ पे अभिधा होगी। तो इस प्रकार शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही पाठक या श्रोता शब्द के या उसके सबसे सरल मुख्य अर्थ को बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है।
लक्षणार्थ कहते हैं, और लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है उसे हम लक्षणार्थ शक्ति कहते हैं। तो अब देखिए लक्षणार्थ शक्ति क्या है, उसकी परिभाषा समझते हैं हम। जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा, जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो या अभीष्ट वक्ता या पाठक जो अर्थ देना चाहते हैं अपने श्रोता या पाठक को, अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, यानी कि अवरोध उत्पन्न होता है, तब क्या होता है, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण या लंबे समय से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। जब वक्ता या लेखक के द्वारा कही गई बात का अर्थ जो है वो आसानी से ग्रहण करने में अवरोध उत्पन्न होता है, लेकिन उसका मुख्य अर्थ का बोध नहीं हो सकता, तब क्या होता है कि उसके लक्षण या रूढ़ि के आधार पर कोई एक अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो वो अन्य अर्थ जो होता है उसके लक्षण के आधार पर होगा या किसी प्रयोजन से होगा, तो वहाँ पे लक्षणार्थ शक्ति होती है। बात करते हैं, देखिए हम पुलिस को देख चोर चौकन्ना हो गया। आप देखिए यहाँ पे चौकन्ना शब्द आया है, पुलिस को देखा तो चोर चौकन्ना हो गया। चौकन्ना का मतलब क्या होता है, चार कानों वाला। चोर भी तो इंसान है, उसके चार कान कैसे हो गए? चौकन्ना का मुख्य अर्थ होगा चार कानों वाला, तो मुख्य अर्थ में तो बाधा उत्पन्न हो रही है। व्यक्ति के चार कान कैसे हो गए पुलिस को देखते? तो यहाँ पे हमें अर्थ लेंगे प्रयोजन के आधार पर, वो अर्थ होगा कि सावधान हो गया, सतर्क हो गया। पुलिस को देखते ही चोर सतर्क हो गया। चौकन्ना शब्द जो है उसका मुख्य अर्थ चार कानों वाला होता है। हम मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। अगर मुख्य अर्थ ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती तो वो अविधा शक्ति हो जाती, क्योंकि वहाँ पर मुख्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता। लेकिन यहाँ पर मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तब यहाँ पे लक्षण या किसी प्रयोजन के आधार पर एक अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ में लक्षणार्थ शक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण और लिया मैंने, उसका मन पत्थर का बना है। मन किसी धातु का बनता है क्या? मन पत्थर से कैसे बन सकता है? यानी कि मुख्य अर्थ तो पत्थर है, पत्थर से तो मन नहीं बन सकता। तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। वक्ता का अभीष्ट अर्थ जो है सुनने वाला या पढ़ने वाला ग्रहण नहीं कर पा रहा है, पत्थर का वही मन कैसे हो सकता है? तो क्या होगा? तो इस अर्थ को तो ग्रहण करना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। किसी ने बोला है, किसी ने लिखा है कि उसका मन पत्थर का बना है, भाई कैसे मन पत्थर का बना है? तो क्या करेंगे? पत्थर में क्या लक्षण है? कठोरता। तो उसका मन जो है वो क्या है? पत्थर की भांति कठोर है। तो इस प्रकार रूढ़ि या लक्षण के आधार पर शब्द का अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ पे लक्षणार्थ शक्ति होती है। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, अब हरिश्चंद्र जी तो एक ही थे, राजा थे वो, तो ये तो अर्थ नहीं ले सकते हम। कोई सामने वाले को बोले कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, तो वो हरिश्चंद्र कैसे हो गया? वो तो एक सामान्य पुरुष है। हरिश्चंद्र तो राजा थे, तो हरिश्चंद्र क्या थे? हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। तो क्या कहा जाएगा? बड़े सत्यवादी बनते हो, यानी कि हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी हो। उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। अब पत्ता नहीं हिल रहा है मतलब क्या है इसका? कह दिया किसी ने कि उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, मतलब आज तो हवा नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। तो इस प्रकार शब्द का मुख्य अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो, तब वक्ता या लेखक के अभीष्ट का अर्थ किसी अन्य रूढ़ि या लक्षण के आधार पर ग्रहण करता है पाठक या श्रोता, तब वहाँ पर लक्षणार्थ शक्ति होती है। आइए अब हम बात करते हैं किसी शब्द की व्यंजना की। व्यंजना में क्या होता है कि जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से ग्रहण होता है, स्पष्ट होता है, और न ही लक्षणार्थ से, बल्कि एक कोई अन्य अर्थ, एक तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है, वहाँ पे व्यंजना शक्ति होती है। जैसे व्यंजना का अर्थ होता है विकसित करना, व्यंजना का अर्थ होता है रहस्य खोलना, छिपा हुआ अर्थ प्रकट करना, गूढ़ अर्थ को प्रकट करना। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध जो है वो पाठक और श्रोता की कल्पना से भी है, पाठक और श्रोता की मनोस्थिति से भी है। पाठक और श्रोता जो है वो सुन करके अपनी मनोस्थिति के अनुसार भी सुनी गई बात का अर्थ गढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार व्यंजना शब्द जो है वहाँ पर उसका जो अर्थ है वो न अविधा से प्रकट होता है और न
संज्ञा हो गई। तो इसमें कितना अर्थ छुपा हुआ देखें आप। तो सबके लिए सबकी मनोस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ होगा। पुजारी सुनेगा तो फिर संज्ञा हो गई, तो पुजारी है तो उसका काम पूजा करना है संध्या के समय, तो वो उसका अर्थ लेगा कि भाई पूजा वंदना का समय हो गया है। चरवाहे हैं जो गायों को चरा रहे थे सुबह से, वो क्या अर्थ लेंगे कि भाई संध्या हो गई तो भाई गायों को घर में जाने का समय हो गया है। और गृहिणी स्त्री है जो घर गृहस्थी संभालने वाली स्त्री है, वो ये सुन करके क्या करेगी, उसको क्या ख्याल आएगा, उसमें उसके मन में क्या विचार आएगा कि शाम के भोजन की व्यवस्था करने का समय हो गया है। और जो बच्चे जो विद्यार्थी आपकी भांति सुबह से लेकर के अब तक शाम तक लगातार पढ़ रहे थे, वो क्या सोचेंगे, वो इसका अर्थ ये ग्रहण करेंगे कि भाई सुबह से पढ़ रहे हैं, अब तो संध्या हो गई है, अब अध्ययन को विराम देने का समय हो गया है। तो इस प्रकार कही गई या सुनी गई या पढ़ी गई बात का जो अर्थ है, पाठक या श्रोता जो है वो मुख्य अर्थ न ग्रहण करके, लक्षण या रूढ़ि के आधार पर अर्थ न ग्रहण करके अपनी मनोस्थिति के अनुसार एक अन्य और तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, वहाँ पर व्यंजना शक्ति होती है। जैसे कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, अब कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, तो बेटी क्या अर्थ लगाएगी उसका कि भाई बादल हो रहे हैं, इसका मतलब बरसात होने वाली है। इसका मतलब ये है कि बरसात होगी, जो मिट्टी है वो गीली हो जाएगी, बर्तनों को घर के अंदर ले लेने का समय हो गया है। मुर्गा बोल रहा है, तो मुर्गा बोल रहा है कहने वाले का यानी कि वक्ता का आशय क्या है, मुर्गा बोल रहा है, कहेगा कोई कि भाई अब तो मुर्गा बोल रहा है, तो मुर्गा बोल रहा है यानी कि अब सवेरा हो गया है, अब जाग जाने का समय हो गया है। और मैंने उदाहरण लिया था कि पीछे मैंने जब आपको शब्द समझाई थी तो 3 उदाहरण लिखे थे, आपके 3 वाक्य लिखे थे कि गधा खेत में घास चल रहा है, तो गधा वहाँ पर सामान्य पशु से लिया जाएगा। सोहन का मित्र तो गधा है, यानी कि गधा खेत में घास चल रहा है, गधा का मुख्य अर्थ ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, मतलब मुख्य अर्थ पाठक और श्रोता जो है वो मुख्य अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा अर्थ मैंने लिया कि सुमित्रा की बहू तो नीली गाय है, या फिर सोहन का मित्र तो गधा है, तो अब उसकी बहू नीली गाय कैसे हो सकती है, बहू तो इंसान मनुष्य है, वो गाय कैसे हो सकती है, तो वो गाय की भांति क्या है, सरल है, भोले स्वभाव वाली है, सीधी है। और सोहन का मित्र गधा है, यानी कि गधा शब्द मुख्य अर्थ तो हम नहीं ले सकते, मुख्य अर्थ बाधा उत्पन्न हो रही उसमें, तो हम एक अन्य अर्थ लेंगे लक्षण के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर कि उसका मित्र जो है वो क्या है, उसका मित्र मूर्ख है और बुद्धिहीन प्राणी है। या कह दिया जाए कि राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया, ऊंट हो गया मतलब क्या, अब वो सचमुच का ऊंट थोड़ी हो गया है, ऊंट हो गया मतलब उसकी लंबाई, उसका कद जो है वो बढ़ गया है, मतलब बहुत अधिक उसकी लंबाई बढ़ गई है, ऊंट की भांति वो लंबा हो गया है। एक तीसरा अर्थ मैंने लिया था, तीसरा उदाहरण लिया था स्वादी कि इस देश में गधे तो घास चल रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं, का क्या अर्थ था कि गधे यानी अकुशल व्यक्ति घास चल रहे हैं, यानी कि सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि घोड़े तो भूखे मर रहे हैं, यानी कि घोड़े यानी कुशल व्यक्ति भूखे मर रहे हैं, अर्थात सुविधाओं से वंचित हैं, कष्ट पा रहे हैं, यानी कि इस देश में अव्यवस्था व्याप्त है। अगर कोई व्यापारी कहेगा कि भाई इस देश में मैं क्या निवेश करूं, यहाँ तो गधे घास चल रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं, अर्थात जो कुशल व्यक्ति है वो तो सुविधाओं से वंचित है और अकुशल जो है व्यवस्थाओं को भोग रहे हैं, व्यवस्थाओं का लाभ उठा रहे हैं, अर्थात इस देश में तो अव्यवस्था व्याप्त है। यदि मैंने निवेश किया यहाँ पर तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो अर्थात यहाँ पे कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, यानी कि गधे घास चल रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं, इनको छोड़ करके एक तीसरा अर्थ निकल रहा है कि इस देश में अव्यवस्था व्याप्त है। तो जहाँ पर शब्द को पढ़कर या सुन करके न मुख्य अर्थ ग्रहण किया जा सके, न लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा सके, बल्कि इन दोनों को छोड़ करके एक कोई तीसरा और छिपा हुआ अर्थ पाठक या श्रोता की मनोस्थिति के अनुसार ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अच्छे से इसको पढ़ लें और समझ लें। धन्यवाद।